Hey bookworms, it's Yash. I welcome you all book lovers to our YouTube channel. आज की वीडियो में हम देखेंगे हमारी ऑन क्विक बुक द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक के 4th चैप्टर को, जो है द वैल्यू ऑफ सफरिंग, यानी कि दर्द की अहमियत। तो ये चैप्टर भी शुरू होता है एक कहानी के साथ। 1944 के आखिरी दौर में जापान को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। उसकी इकोनॉमी छटपटा रही थी, आर्मी तितर-बितर हो चुकी थी, यूएस उस पर हावी होता जा रहा था और हार पक्की थी। इसी बीच 26 दिसंबर 1944 को लेफ्टिनेंट हीरो नोडा और उसकी एक पलटन को फिलीपींस के एक आइलैंड लुबांग पर तैनात किया गया यूएस फोर्सेस को रोकने के लिए, और सबको पता था कि ये एक सुसाइड मिशन है। कुछ ही दिनों में ओनाडा की पलटन के ज्यादातर सोल्जर्स को या तो पकड़ लिया गया या फिर मार दिया गया। तो ओनाडा और उसके कुछ साथियों ने जंगल में छिपकर एक टुकड़ी बनाई यूएस आर्मी के खिलाफ, और उनका सिर्फ एक ही मकसद था, यूएस आर्मी के कामों में टांग अड़ाना। अगले साल अगस्त में अमेरिका ने जापान में हिरोशिमा और नागासाकी पर एटॉमिक बॉम्ब गिराए और लंबे समय से चल रहे इस विश्व युद्ध पर एक पूर्ण विराम लगाया। लेकिन अभी भी ओनाडा जैसे कितने सोल्जर्स ऐसे ही आइलैंड्स पर छिपे हुए थे, इस बात से बिल्कुल अनजान कि युद्ध खत्म हो चुका है। तो गवर्नमेंट ने इसके बारे में कुछ करने की सोची। गवर्नमेंट ने पूरे पैसिफिक रीजन में पर्चे गिरवाए कि युद्ध खत्म हो चुका है, पर ओनाडा ने इसे यूएस आर्मी की एक चाल समझा और अभी भी वो जंगलों में छुपा रहा। 5 साल बीत गए। सरकार ने कई प्रयास किए कि जंगल में छुपे हुए उन सोल्जर्स को घर वापस लाया जा सके, पर उन सब प्रयासों को सोल्जर्स द्वारा इग्नोर ही किया गया, और आखिरकार वहां के लोगों ने भी उन सोल्जर्स के खिलाफ हथियार उठा लिए और कई साल तक चली इस झड़प में ओनाडा के सारे साथी मारे गए। 1972 में जब ये खबर जापान पहुंची तो वहां के लोग में खलबली मच गई। वहां के लोगों को इल्म भी नहीं था कि विश्व युद्ध का ये सैनिक अभी तक जिंदा है। तो जापानीज गवर्नमेंट ने ओनाडा की खोज में कई सर्च पार्टीज भेजी, जो कुछ के लिए सच, कुछ के लिए झूठ और बाकियों के लिए महज एक कहानी बनकर रह गया था, पर किसी के हाथ कुछ नहीं लगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, ओनाडा की कहानी लोगों के लिए एक दंत कथा बनती गई, जिसमें कुछ लोगों का मानना था और कुछ लोगों का नहीं। उसी समय में एक यंग मैन नोरियो सुजुकी ने ओनाडा के बारे में सुना। सुजुकी एक घुमक्कड़ टाइप का लड़का था जो अलग अलग जगह घूमता था और नई नई चीजें एक्सप्लोर करता था, कभी एशिया, कभी मिडिल ईस्ट, तो कभी अफ्रीका। सुजुकी एक आजाद पंछी था और जापान का बदलता कल्चर उसके लिए एक पिंजरे की तरह था। तो जब सुजुकी ने ओनाडा के बारे में सुना तो उसे उसमें अपना अगला एडवेंचर दिखा कि जिसे आर्मी, ट्रूप्स, गवर्नमेंट इतने सालों से नहीं ढूंढ पाई, उसे वो अकेला ही बिना किसी ट्रेनिंग के खुद ढूंढ कर दिखाएगा। उसका प्लान था जंगल में जोर जोर के ओनाडा ओनाडा चिल्लाना, और उसका ये प्लान काम भी किया और 4 दिन में उसने ओनाडा को ढूंढ निकाला। ओनाडा भी तकरीबन 1 साल से अकेला ही रह रहा था और किसी दूसरे की कंपनी पाकर उसे भी बहुत खुशी हुई। सुजुकी ने उसे सब बताया कि कैसे वॉर खत्म हो चुकी है और अब अमल कायम हो चुका है। फिर उसने ओनाडा से पूछा कि उसने आज तक सरेंडर क्यों नहीं किया। तो इस पर ओनाडा ने एक ही जवाब दिया, क्योंकि उसे ऑर्डर मिले थे दैट टू नेवर सरेंडर, और वो आज तक उन्हीं ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा है। बातें करते करते दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए थे, और इसी दौरान सुजुकी ने ओनाडा को बताया कि उसने जापान 3 चीजों को ढूंढने के लिए छोड़ा था। पहला ओनाडा, दूसरा पैंडा और तीसरा एक स्नोमैन। वैसे देखा जाए तो सुजुकी और ओनाडा एक ही जैसे थे। दोनों ही बेमतलब की चीजों के पीछे दुख दर्द झेल रहे थे, या यूं कहें कि दोनों सफर कर रहे थे। पर ये उनके लिए बेमतलब की बात नहीं थी, उनका इनकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस था। अब सुजुकी का अंजाम तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि वो ढूंढने निकला था स्नोमैन को। जहां तक बात रही ओनाडा की, तो वो 1974 में अपने देश वापस लौटा और उसका स्वागत एक हीरो की तरह किया गया। उसको बड़े बड़े टॉक शोज और बड़े बड़े इंटरव्यूज में बुलाया गया, जहां उसको एक शो पीस की तरह पेश किया गया, जिसे लोग म्यूजियम में देखने आते हैं। इन सब से ओनाडा और भी ज्यादा डिप्रेस हो गया, क्योंकि जंगल में रहते हुए उसके दुख दर्द का एक कारण था, एक रीजन था। पर यहाँ आके उसे ये जानने को मिलता है कि जिस जापान के लिए उसने अपने 30 साल जंगल में बिता दिए, वो तो पूरी तरह बदल चुका है। इन सब बातों से ओनाडा को बहुत ज्यादा ठेस पहुंची और कुछ समय बाद वो सब छोड़ छाड़ कर ब्राजील चला गया। सेल्फ अवेयरनेस यानी कि आत्म जागरूकता। आसान भाषा में कहें तो आप अपने आप को कितना जानते हैं, ये होती है सेल्फ अवेयरनेस। और ये पता लगाने का कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है, बल्कि इसके मल्टीपल लेयर्स हैं। फर्स्ट लेयर, हम अपने इमोशंस को कितना पहचानते हैं।
कौन सी चीज़ मुझे खुशी देती है, कौन सी चीज़ मुझे दुख देती है, वगैरह वगैरह। बहुत से लोग इसी में मात खा जाते हैं। दूसरी लेयर, हम सर्टेन इमोशंस जैसे खुशी, दुख, दर्द क्यों फील करते हैं। कुछ लोग जो खुद से इसका जवाब नहीं ढूंढ पाते, वो थेरेपिस्ट के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि हमें गुस्सा क्यों आता है, हम क्यों इतना अनइंस्पायर्ड फील करते हैं। और तीसरी लेयर है, हम किस बेसिस पर अपनी हार या अपनी जीत का फैसला करते हैं, हम किस बेसिस पर लोगों को जज करते हैं। इस लेवल पर पहुंचने के लिए लोगों को अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम एक ही नज़रिए से किसी सिचुएशन को देखते हैं या जज करते हैं तो कभी कभी उसे समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब इसे समझाने के लिए ऑथर हमें अपनी लाइफ का एक एग्जाम्पल देते हैं। मुझे ये बात बहुत खलती है कि मेरा भाई मुझसे उतना क्लोज नहीं रहा जितना पहले था। तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो एक खराब ब्रदर साबित हुए, या फिर ये उनके लिए एक फेलियर की बात है। अब इस सिचुएशन को एक दूसरे नज़रिए से देखते हैं तो शायद चीज़ें थोड़ी बदल जाए। क्या वो आपस में एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं? बिल्कुल। एक दूसरे को स्पेस देते हैं? देते हैं। एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हैं? बिल्कुल करते हैं। तो बस नज़रिया बदलने की देर है। इससे आप अपने फेलियर से भाग तो नहीं सकते, पर उससे कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी जरूर ढूंढ निकाल सकते हैं। द रॉकस्टार प्रॉब्लम। 1983 में एक बहुत ही यंग और टैलेंटेड गिटारिस्ट को उसके बैंड से बिना कुछ कहे निकाल दिया गया। उस बैंड ने अभी अभी एक डील साइन करी थी और रिकॉर्डिंग से कुछ दिनों पहले ही गिटारिस्ट को निकाल दिया गया। ना कोई वार्निंग, ना कोई डिस्कशन। अब वो गिटारिस्ट बस स्टैंड पर बैठे सोचने लगा कि उसने क्या गलत किया, पर उसे कुछ नहीं सूझा। फिर उसने डिसाइड किया कि वो इतनी मेहनत करेगा, इतना बड़ा म्यूजिशियन बनेगा कि जिस बैंड ने उसे निकाला था उन्हें खुद पर पछतावा होगा। और ऐसा ही हुआ। उसने बहुत मेहनत करी और कई दूसरे टैलेंटेड म्यूजिशियंस के साथ एक दूसरा बैंड शुरू किया और बहुत सक्सेस हासिल करी। उस गिटारिस्ट का नाम था डेव मस्टेन और उसके नए बैंड का नाम था मेगाडेथ। और मेगाडेथ ने उस साल 25 मिलियन एल्बम्स बेची। और जिस बैंड से उसे निकाल दिया गया था उसका नाम था मेटालिका, जिसने उस साल 180 मिलियन एल्बम्स बेची थी। और इसी वजह से 2003 में मस्टेन ने रोते हुए एक इंटरव्यू में कहा कि उसे आज तक उस बात का दुख है कि उसे मेटालिका से निकाल दिया गया था। चाहे वो जितनी भी सक्सेस हासिल कर ले, वो वही रहेगा एक फेलियर जिसे मेटालिका से निकाल दिया गया था। ये हमारे नेचर में है और हम हमेशा से ही ऐसे ही रहे हैं। हम अपनी सक्सेस को दूसरों से कंपेयर करते हैं। मस्टेन ने भी हमेशा मेटालिका से ज़्यादा सक्सेसफुल होना चाहा और इसीलिए अपनी सक्सेस को हमेशा छोटा समझा और इसीलिए वो अपनी नज़रों में हमेशा एक फेलियर ही रहा। अब हम और आप उसकी इस बेवकूफ़ी पर हंस सकते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि हमारे नज़रिए से मस्टेन के पास सब कुछ था और उसके नज़रिए से देखें तो उसके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं था। ओनाडा का भी कुछ ऐसा ही सीन था। उसकी लॉयल्टी ने उसे 30 सालों तक जंगल में रखा और जब वो वापस आया तो उसके इसी नज़रिए ने उसे बहुत निराश किया कि वो जैसा जापान छोड़ के गया था वैसा अब वहाँ कुछ नहीं रहा। एक और एग्जांपल लेते हैं एक दूसरे बैंड का, मस्टेन के टाइम से काफ़ी पहले। इंग्लैंड में एक बैंड उभर रहा था जिसके मेंबर्स अपने हेयर स्टाइल और अपने अजीबोगरीब नाम की वजह से काफ़ी फेमस हो रहे थे। इसमें था जॉन उनका लीड सिंगर, पॉल उनका वोकलिस्ट, जॉर्ज उनका गिटारिस्ट और उनका ड्रमर पीट। टाइम के साथ साथ पीट की पॉपुलैरिटी काफ़ी बढ़ने लगी और उसे ही बैंड का चेहरा समझा जाने लगा। उसे भी मस्टेन की तरह बिना कुछ कहे बैंड से निकाल दिया गया और एक दूसरे ड्रमर को हायर किया गया। आगे चलकर ये ग्रुप बीटल्स के नाम से फेमस हुआ। जहाँ तक रही पीट की बात, तो शुरू के कुछ सालों वो थोड़ा डिप्रेस रहा और अपना ज़्यादातर वक्त उसने शराब पीने में निकाला। पर कुछ सालों बाद 1994 में जब पीट का इंटरव्यू लिया गया तो उसने बताया कि वो अपनी लाइफ में काफ़ी खुश है, क्योंकि उस बैंड से निकलने के बाद ही उसकी मुलाकात उसके लाइफ पार्टनर से हुई। अब वो एक सिंपल और एक हैप्पी लाइफ जी रहा है, खुद के गाने लिखता है। हाँ, वो उतना फेमस नहीं हो पाया, पर क्या फ़र्क पड़ता है, उसने कुछ खोया तो काफ़ी कुछ पा भी लिया। मस्टेन इतना सब कुछ पाकर भी खुद को फेलियर समझता रहा, जबकि पीट ने जो भी हासिल किया उसी में अपनी खुशी ढूंढी। तो बस नज़रिया बदलने की देर है। हम अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं और ज़्यादातर प्रॉब्लम इसी वजह से खड़ी होती है।
फर्स्ट, प्लेजर अच्छी चीज है, पर जब तक इसकी आदत ना लगे। हम सिर्फ और सिर्फ प्लेजर के पीछे भागते हैं बिना ये समझे कि अगर हम अपनी लाइफ में वो काम करेंगे जो सच में इम्पोर्टेंट है तो ये प्लेजर अपने आप ही मिल जाएगा। सेकंड, मटेरियल सक्सेस। लोग ये सोचकर खुश होते हैं कि वो ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं या ज़्यादा अच्छी गाड़ी चला रहे हैं। एक रिसर्च के मुताबिक अगर आप अपनी फैमिली की बेसिक नीड्स को पूरा कर पा रहे हैं तो आपके लिए वो खुशी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बजाय इसके कि आप दूसरों से बेटर हैं या नहीं। थर्ड है ऑलवेज बीइंग राइट। अगर आपको ये मानना है कि आपकी लाइफ में सब ठीक है या सब ठीक होना चाहिए, देन यू आर रॉन्ग माई फ्रेंड। क्योंकि हमारा ब्रेन कोई परफेक्ट मशीन नहीं है। ऑब्वियसली वो हमेशा गलतियां करेगा, तभी आप उन गलतियों से कुछ सीख पाएंगे। पर अगर आप इस उम्मीद में हैं कि आप कभी गलत नहीं होंगे तो आप अपनी मिस्टेक से कभी कुछ सीख ही नहीं पाएंगे, ना ही अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। फोर्थ है ऑलवेज बीइंग पॉजिटिव। हाँ ठीक है, पॉजिटिव रहना अच्छी बात है, पर हर समय भी नहीं। आपकी जॉब छूट गई, चलो अच्छा है, बेटर जॉब मिल जाएगी। आपका हस्बैंड आप पे चीट कर रहा है, चलो तुम्हें अपनी आसपास के लोगों की असलियत तो पता चल गई। अरे तुम्हें लंग कैंसर है, चलो अच्छा है, कॉलेज की फीस नहीं भरनी पड़ेगी। तो पॉजिटिव रहने के साथ साथ अपने नेगेटिव्स को एक्सेप्ट करना और उन्हें फेस करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ पॉजिटिव रहने से आप किसी सॉल्यूशन पर नहीं पहुंच सकते, बस उन्हें अवॉइड कर सकते हैं। गुड वैल्यूज, बैड वैल्यूज। रियलिटी में जीना, खुद से ऑनेस्ट रहना, सोशली एक्टिव रहना, सेल्फ रिस्पेक्ट, चैरिटी, दूसरों के लिए रिस्पेक्ट, ये सब होती हैं गुड वैल्यूज। जबकि खुद से झूठ बोलना, दूसरों को डोमिनेट करना, हमेशा पॉजिटिव फील करना, हमेशा अटेंशन चाहना, ये सब होती है बैड वैल्यूज। आपने ध्यान दिया होगा कि गुड वैल्यूज एक्सपीरियंस करने के लिए आपको किसी की जरूरत नहीं है, इनको खुद से ही फील किया जा सकता है, जैसे दूसरों के लिए रिस्पेक्ट, क्रिएटिविटी एटसेट्रा। जबकि बैड वैल्यूज आप एक्सटर्नली एक्सपीरियंस करते हैं उन चीज़ों से जिन पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। अटेंशन सीख करना, हमेशा पॉजिटिव रहने की कोशिश करना एटसेट्रा। ये हमें थोड़ी देर का प्लेजर तो दे सकती हैं, पर इन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहता। अब आप कौन सी वैल्यूज को चुनते हैं ये डिपेंड करता है आपकी प्रायोरिटीज पर। ओनाडा ने अपनी लॉयल्टी को प्रायोरिटी दी और इस लॉयल्टी ने उसे 30 सालों तक जंगलों में रखा और कितने मासूमों की जान ली। डेव मस्टेन की प्रायोरिटी थी मेटालिका से ज़्यादा सक्सेसफुल होना, जिसके चलते वो कभी अपनी सक्सेस से सेटिस्फाई नहीं हो पाया। वहीं दूसरी तरफ पीट ने अपनी फैमिली और अपनी सिंपल लाइफ को प्रायोरिटी दी और उसी में खुशियाँ ढूंढी, वो खुशियाँ जो बीटल्स के काफ़ी मेंबर्स शायद कभी नहीं ढूंढ पाए। तो अगर आपको खुद को इम्प्रूव करना है तो अपनी प्रायोरिटीज़ को चेंज करना सीखना पड़ेगा। जब आपकी प्रायोरिटीज़ बदलेंगी तभी आपकी वैल्यूज़ बदलेंगी और तभी आप एक बेहतर लाइफ जी पाएंगे। So that's it guys, that was our 4th chapter, the value of suffering. अगर आपको मेरी ये कोशिश थोड़ी भी पसंद आती है then you can like this video, you can share this video with your friends, your families or anyone. और अगर आपको मेरा ये ऑडियो एक्सपीरियंस थोड़ा भी पसंद आता है then you can tell me in the comments and don't forget to subscribe. So I'll see you guys with our new chapter. तब तक के लिए be safe and remember, always be a bookworm.